राजीव आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, घर के बड़े बूढ़े का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, ये तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। ये सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फ़ोन आया कि वो देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज राजीव से इस बात के लिए लड़ती थी और वो ये कहकर फटकार देता है कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो राजीव के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत है, ना कि इस घर को उसकी ज़रूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता ये सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज़्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियाँ लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर लता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव ये कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने राजीव को फ़ोन करा तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। राजीव ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए ये मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की ज़रूरत नहीं। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन राजीव दवा की कहकर चला गया और रात के डॉक्टर के चलना अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फ़ोन करा। राजीव ने कहा वो अभी आता है, पर राजीव को ये कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर राजीव को दोबारा फ़ोन करा। जब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको ज़रूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी ज़रूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं चिड़ियाघर नज़र आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। राजीव को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज राजीव का घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज राजीव को लता की बहुत
बहुत ज़रूरत है, पर लता को ये साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़्यादा ज़रूरत है। अब दूसरी कहानी। सीमा आंखें बंद किए सोच में डूबी है। आज का दिन उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। घर में चहल पहल मची है, पर वो तो आज अपने कड़वे अतीत में डुबकी लगा रही थी। कितने सपने आंखों में संजोए वो इस घर में राकेश की पत्नी बनकर आई थी। सारे सुनहरे सपने धीरे धीरे चकनाचूर होते गए। उसकी जैसी सीधी सरल महिला को दिन रात प्रताड़ित करके बावली या पगलिया की उपाधि से सुशोभित किया जाता रहा। राजेश तो सबके सामने ही चिल्ला पड़ते थे, तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी, अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो। उसकी सहेली रंभा मिलने आई थी और सारा तमाशा देखकर उसके हाथों के तोते भी उड़ गए थे। उसने बहुत दुखी होकर कहा था, तू ये नरक क्यों झेल रही है? अपने और अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी तो सोच। इतने कलेश और परेशानी में तू जिंदा कैसे है? पति अपना हो तो औरत दुनिया से टकरा सकती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। रंभा बोलती रही और वो सिर झुकाए सुनती रही थी। सहेली के बहुत झंझोड़ने पर बोली थी, कहाँ चली जाऊँ? पीहर में कौन है जो मेरा एक बच्चे के साथ स्वागत करेगा? अगर वहाँ कोई शुभचिंतक होता तो क्या इस तरह बिना सोचे समझे यहाँ मेरा विवाह करवा देता? उसके इस प्रश्न पर रंभा निरुत्तर हो गई, पर फिर भी बोली, तू पढ़ी लिखी है, कहानियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है, इस जेल से निकल कर अपनी राह बना ले। सीमा को याद है उस दिन मित्र की बात सुनकर वो कितना ठहाका मार कर हंसी थी। रंभा के खिसियाने पर बोली थी, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अपना घर छोड़कर निकली हुई महिलाओं की दुर्गति से शायद तू अनजान है या अनजान बनने का नाटक कर रही है। हर कदम पर भेड़िए ताक लगाए बैठे हैं। उतना सब झेलने की मुझ में शक्ति नहीं है, और जो यहाँ झेल रही है उसके लिए ताकत है। हाँ है, क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे बेटे का बाप है। कम से कम उसे तो संरक्षण मिला हुआ है। और रहा मेरा सवाल, शायद मैं इसमें से अपने लिए कुछ सम्मानजनक राह निकाल पाऊँ। रंभा उसके दृढ़ निश्चय के आगे नतमस्तक हो गई। उसने हार मानते हुए उसका माथा चूम लिया था और शुभकामनाएं देते हुए बड़बड़ाई थी, बावली है, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। उसकी सहनशीलता के कारण घर नहीं उजड़ा। उसके बेटे को उज्जवल भविष्य मिला और धीरे धीरे पतिदेव भी कुछ सुधर गए। तभी बहू बेला आकर बोली, मम्मी आज तो अपने सोच भवन से बाहर निकलिए, समय हो गया। चलिए, वहाँ समारोह में साहित्य का शीर्ष पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो जागृत होकर उसका हाथ पकड़कर चल पड़ी। वो चलते चलते फिर सोचने लगी, वो वाकई अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ ही तो थी, तभी इतना कुछ कर पाई। पति से लड़कर मायके जा बैठती और आफत मोल लेती, या अहम भाव में ज़िंदगी नरक बना लेती। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।